बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 2006 एनईडी पास पेपर्स की क्लास। स्टूडेंट, जिस पॉइंट्स को आप लोगों को मैंने कहा था 2005 में अंडरस्टैंड करने के लिए और जो हिंट्स साथ साथ दिए थे, अभी आप देखेंगे कि उन हिंट्स की मदद से आप 2006 के अच्छे खासे पेपर सॉल्व कर लेंगे। अच्छे खासे इसमें एमसीक्यूज आपकी मदद करेंगे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, पहला एमसीक्यू था, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विद। तो एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट का लास्ट पेज आपको मैंने कहा था कि आपके लिए अहम है। 1 नंबर का पार्ट एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट के लास्ट पेज से आपका ज़रूर आएगा, और डाउन सेल से पहले वाले 2 पेजेस, उसमें से 1 नंबर आपका ज़रूर बनेगा। ये 2 पेजेस आपने अच्छे से करने हैं एस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट से। आपके 2 एमसीक्यू ज़रूर इन 2 जगहों से बन जाएंगे। पहला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विद। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है बेटा, उसमें हम क्लोरीन गैस को रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब CaOH2 के साथ, ताकि हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म हो, मतलब ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास जो है ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाए। सही है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को बताया किसने था? प्रोफेसर ऑडलिंग ने बताया था। हेज़न क्लेवर प्रोसेस के ज़रिए से वो बनता है। तो ये पॉइंट्स अगर आपको याद है तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या है? डिसइंफेक्टेंट है बेसिकली, पानी के अंदर उसमें जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट्स अगर आपको याद है तो बेटा आप इससे आने वाले एमसीक्यूज़ को आराम से क्लियर कर लेंगे। तो पहले एमसीक्यूज़ का जो आंसर हो गया बेटा वो ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, एन एक्वा रीजिया इज़ अ मिक्सचर ऑफ। अब देखें, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक्वा, लास्ट ईयर 2005 में एक्वा रीजिया से पूछा कि उसमें कौन से 2 एसिड होते हैं। अब मैंने कल आपको ये बताया था कि एक्वा रीजिया में एसिड के अलावा आप ये भी देख लें कि उसमें वॉल्यूम के लिहाज से होता है या मास के लिहाज से होता है, और किसका कितना वॉल्यूम होता है। 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3 और 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl। बाय वॉल्यूम के लिहाज से ये होते हैं। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? एक्वा रीजिया इज द मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट बाय वॉल्यूम, 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3 है। तो ऑप्शन ए में 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3, ऑप्शन सी में 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl एंड 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3। सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ उल्टा लिखा हुआ है, 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl एंड 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3। ठीक है, तो ये ऑप्शन दुरुस्त हो गया आपका। ऑप्शन सी सेकंड वाला एमसीक्यूज, उसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HCl एंड 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है। थर्ड एमसीक्यूज, CH4 रिएक्ट्स विद H2O गिव्स द वाटर गैस। CH4 जब H2O के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर गैस फॉर्म होती है। CH4 प्लस H2O इज इक्वल्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। What is the volume of hydrogen gas when 100 cm³ of CH4 is used? सिंपल सा बेटा, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से ये सवाल है। बहुत ही कोई आसान सा सवाल है, हर एक बच्चे इसको आसानी से कर सकता है। जिसको ये आता है कि 1 अंडा 2 रुपये का होता है तो 2 अंडा कितने का होगा, जिसको ये वाली 4 रुपये का होगा, जिसको ये वाली बात आती है वो ये सवाल आराम से हल कर सकता है, क्योंकि डाटा आपको दिया हुआ यहाँ पर। आपको कह रहे हैं CH4 जब H2O से रिएक्ट करता है, आगे क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस वो फॉर्म करेगा। सही है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन 100 cm³ ऑफ CH4 इज यूज। आपको कह रहे हैं अगर हम 100 cm³ CH4 यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कितनी तैयार होगी, हाइड्रोजन गैस का क्या वॉल्यूम होगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि CH4 1 मोल जब आपके पास है बेटा, तो इससे हाइड्रोजन गैस कितने मोल बन रहे हैं? 3 मोल्स आपके पास बन रहे हैं। एंड एज वी नो, एवोगैड्रो हमारे पास हमें बताते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम ऑफ गैस से, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मोल से। तो हम ये कह सकते हैं कि मोल्स का भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया वॉल्यूम से। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास 1 मोल से 3 मोल आपके पास फॉर्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1 मोल से 3 मोल फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए 100 cm³ से ये कितना तैयार होगा? 300 cm³ तैयार होगा। तो 300 cm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस। सो अगेन ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 300 cm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर 2 जगह लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपके पास 1 जगह लिखा हुआ है, और बार बार एप्टीट्यूड में आप पढ़ते हुए आए हैं। शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इस H2S का भी शेप टेट्राहेड्रल होता है आपके पास, H2SO4 का भी शेप टेट्राहेड्रल होता है आपके पास, CH4 मॉलिक्यूल का भी शेप टेट्राहेड्रल होता है, और इथेन में यानी अल्केन फैमिली के अंदर जितने भी कार्बन एटम है सबकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास जो है ना बेटा sp3 है,
और सारे के सारे की शेप टेट्राहीड्रल है। लेकिन अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल के अलावा आप अगर देखें, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो H2SO4 में जो सल्फ़र है उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन आपके पास बेटा जो H2SO4 है उसके अलावा अगर आप H2S को देखें तो H2S की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन H2S का जो शेप होगा वो बेंड स्ट्रक्चर होगा और शेप उसकी बेटा जो है वो क्या होगी, बेंड होगी। उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 104.5 डिग्री का। वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। तो ये शेप का बेसिकली टॉपिक उधर से ही आया है, उधर से आपने देखना है, लेकिन सेकेंड ईयर के भी अंदर उसकी एग्जाम्पल्स मौजूद है तो वो भी आपको आना चाहिए। शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इस CH4 जो मॉलिक्यूल है बेटा उसकी जो शेप है बेटा वो टेट्राहीड्रल होती है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, CH4 मॉलिक्यूल की जो शेप है ऑप्शन डी जो राइट आंसर कि CH4 का जो शेप है भाई वो होता है टेट्राहेड्रल इन शेप। नेक्स्ट है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, यहाँ पर पार्टिकल्स 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 दिए हुए, मतलब पहले मोल निकालो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो Na से। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो जब आपके पास ऑक्सीजन लिखा होता है तो हमेशा हम उसको O2 कंसीडर करते हैं, और अगर कभी भी ऑक्सीजन सिर्फ O लिखा हुआ आएगा तो वो मेंशन करेगा कि वो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा 5th MCQs में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन उसने दिया है, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2 दिया है 32 ग्राम, उसको मैं उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूँगा 32 से, तो क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद है। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na करते हैं तो मेरे पास पार्टिकल्स के बारे में पता चल जाता है कि कितने पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स आइंस भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और एटम्स भी होते हैं। नंबर ऑफ मोल इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। तो ऑप्शन ए में ही है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, तो ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। और अगर यहाँ लिखा हुआ था पार्टिकल्स की जगह तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ था, और अगर यहाँ पर एटम्स पूछता तो एटम इसका डबल हो जाता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 एटम की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें एटम्स कितने होंगे, तो चूंकि एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलके बनता है तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल 12.04 एक्सपोनेंट 23 एटम से मिलकर के बनेंगे। नेक्स्ट, if the difference of electronegativity increases the polarity of compound of covalent bond, ये देखें हमने पहले भी कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ बेटा कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एलिमेंट्स के दरमियान में इंक्रीज हो जाए, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एलिमेंट्स के दरमियान में इंक्रीज हो गई, द पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो बेटा दो तरह के कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो कि नन प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं और एक होता है नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे अगर आप HF को देखें और अगर आप HCl को देखें, HI को देखें, तो HI की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली डिफरेंट है, फ्लोरीन की 4 होती है, आयोडीन की कम होगी। दोनों केसेस में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों जगह पर फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो 4 में से 2.1 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.9, 1.9 आएगा, 1.9 आएगा ना भाई। और अगर आप हाइड्रोजन और आयोडीन, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप जो आयोडीन है बेटा, इस आयोडीन की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3, मान लीजिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो 2.1 माइनस 3 क्या आएगा इसका आंसर बेटा 0.9 आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या मिल रही कम, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या मिल रही बेटा ज़्यादा मिल रही है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम मिलती है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव लार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव भी लार्ज होता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव छोटा होता है, पार्शियल नेगेटिव भी छोटा होता है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ, इस क्वेश्चन को हल करने की ट्रिक ये है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सही है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पर और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो कह रहा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड विल बी इंक्रीज। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का ठीक हो गया, पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये कॉन्सेप्ट हमने 2005 में भी डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, वो दो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू सेम हो वो दोनों क्या होंगे नॉन पोलर होंगे। तो CF2 में कार्बन फ्लोरीन दो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, HCl दो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम और आयोडीन दो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं, लेकिन H2 दो सिमिलर एलिमेंट्स हैं।
तो H2 जो है मतलब H और H दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, H2 हो गया। दिस इज नन पोलर सब्सटेंस, मतलब इसमें नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया 7। 8th MCQ, सॉलिड KCl वन डिजोल्व इन H2O। आपने KCl लिया, एक सॉल्ट होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पानी में डाला, टेम्परेचर ऑफ द वेसल इज डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द वेसल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। द रिएक्शन इज, अगर टेम्परेचर ऑफ द वेसल डिक्रीज हुआ है बेटा KCl को डालने से, तो इस रिएक्शन के दौरान देखिए एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है ना, एंडोथर्मिक, ये बात ध्यान में रखिएगा, एंडोथर्मिक में सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होता है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन फॉर अ सर्टेन टाइम, थोड़ी देर के लिए होता है, ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, लंबे अरसे के लिए नहीं होता। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा फॉर द सर्टेन टाइम, फॉर ऑल ऑफ द टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ चंद लम्हे के लिए ये टाइम, ये प्रोसेस होगा। जब हमने KCl को डाला पानी में तो टेम्परेचर ऑफ द वेसल डिक्रीज हुआ होगा, तभी आपके पास जो वाटर है, सॉलिड KCl व्हेन डिजोल्व इन वाटर द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इज डिक्रीज। जब आपने सॉलिड KCl को पानी में डाला तो जो वेसल का टेम्परेचर है डिक्रीज हो गया, क्योंकि वेसल में पानी पड़ा हुआ है, जो कि अब वेसल का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया बेसिकली। तो वेसल का टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हुआ है, इसलिए डिक्रीज हुआ बिकॉज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। आसपास के एनवायरनमेंट क्या हो गया, ठंडा हो गया। एक सेकेंड बेटा, नहीं, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, बोलिए क्यों, हमने सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कहा, डिक्रीज हो जाएगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाएगा। जब आप KCl को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, टेम्परेचर ऑफ द वेसल इज डिक्रीज, तो या तो वेसल बाउंड्री है या तो वेसल सिस्टम है, वेसल तो सराउंडिंग नहीं होगा। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये वेसल हो गया, जिस वेसल में पानी भरा हुआ है, इसमें आपने क्या डाला, KCl डाल दिया, KCl डालने के बाद वेसल का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो याद करो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, अब KCl चला गया पानी में, सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन बेसिकली प्रोडक्ट है ना आपके पास, पानी था रिएक्टेंट, KCl था रिएक्टेंट, पानी में चला गया, पानी में जाने के बाद इस जगह का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, मतलब ये तो सिस्टम है हमारे पास। तो फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में वेसल का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो यहाँ सवाल ये, KCl को जब हमने पानी में डाला तो वेसल का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो वेसल इज बेसिकली व्हाट, वेसल इज बेसिकली सिस्टम, और वेसल का टेम्परेचर अगर कम हो रहा होता है, सिस्टम का टेम्परेचर अगर कम हो रहा होता है, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगर यहाँ बोलता है ना कि सराउंडिंग का टेम्परेचर आपके पास क्या हो गया, डिक्रीज, या सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो फिर हम यहाँ से जवाब देते। इसने बोला वेसल, तो वेसल इज एक्चुअली अ सिस्टम ओवर हियर, तो वेसल का टेम्परेचर अगर कभी भी डिक्रीज होगा तो इट मीन्स के रिएक्शन कैसा है बेटा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी। वेसल का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं कह रहा है। ये वेसल जो है ना, वेसल इज एक्चुअली या तो बाउंड्री है वेसल, या तो वो सिस्टम का पार्ट कंसीडर कर रहे हैं हम। एक बर्तन में पानी को डाला हमने, उसमें KCl डाला, तो अंडर ऑब्जर्वेशन है ना, अंडर ऑब्जर्वेशन, तो ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग तो नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग का जो आपके पास जो वेसल होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसने बाहर से हीट ली है, सही है। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है ना, उसमें वेसल के अंदर हीट फ्लो करती है, वेसल के अंदर हीट फ्लो कर रही है, तो वेसल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और आपके पास जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सराउंडिंग से हीट मूव करके, सॉरी, सिस्टम से हीट मूव करके सराउंडिंग में जाती है, तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये प्योरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, when 1 mole of compound is formed and 25 kilojoule of heat energy is released, when 2 mole of same compound will is, भाई जो आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो मोल से डायरेक्टली रिलेट होता है। 1 मोल कंपाउंड बना, 25 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज हुई, 2 मोल कंपाउंड बनेगा तो कितनी रिलीज होगी,
हाँ देखो, बोल रहा है कि एक सब्सटेंस 1 मोल बन रहा है, 25 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जब वो 2 मोल बनेगा तो क्या होगी, 25 किलो जूल पर मोल एनर्जी दोबारा से रिलीज़ होगी या एब्ज़ॉर्ब होगी, या 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी या एब्ज़ॉर्ब होगी। तो भाई सेम रिएक्टेंट है ना, पहले भी वही था अभी भी वही है। तो एनर्जी पहले भी रिलीज़ हो रही थी, अभी भी रिलीज़ होगी। पहले 1 मोल था तो 25 किलो जूल, अब 2 मोल है तो 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी। तो 50 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज़। ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। 50 किलो जूल रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट फॉर द पीरियोडिक टेबल गोस। अगर यहाँ मौजले होता तो फिर हम मौजले को दे देते हैं, अगर यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल का मेनली कॉन्सेप्ट जो देने वाला था कि एलिमेंट्स को इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है, वो मेंडलीव ने दिया था। तो 10 का आंसर हो गया सी। लास्ट ईयर में भी मेंडलीव पूछा, 2018 में भी मेंडलीव पूछ लिया गया है, 19 में भी पूछ लिया गया है, 20 में भी आया हुआ है मेंडलीव, 17 में भी आएगा मेंडलीव, 15 में भी आया हुआ मेंडलीव। मॉडर्न का वर्ड यूज करेगा तो मौजले आएगा। इतनी बार पूछ लिया गया मेनली। ठीक है, जर्नल फार्मूला ऑफ ईथर। इसका जर्नल फार्मूला आप लोगों को मैंने कहा था बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड 2005 कराते हुए, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर्स, इनमें से पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है जर्नल फार्मूला। तो ईथर का जर्नल फार्मूला क्या होता है भाई, ईथर का जर्नल फार्मूला होता है ROR। इट इज द जर्नल फार्मूला ऑफ ईथर। तो 11 का आंसर क्या हो गया, ये हो गया, दैट इज ROR। नेक्स्ट, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फिर वही वाली बात, पढ़ा के थक गए, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, 9 वाले बच्चों को भी पढ़ाया, अब मैट्रिक वाले बच्चों को भी पढ़ाएंगे, एप्टीट्यूड में भी पढ़ाया, इंटर में भी पढ़ाया। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है भाई। अगर हम 4 एसिड को कंपेयर करें, HF, HCl, 2005 अभी है ये, HBr और HI, नहीं 2005 में नहीं, 2018 में। तो भाई बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है HI की, जल्दी टूटेगा इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। HBr उससे कम और HCl उससे कम, और HF सबसे वीक एसिड होता है। वीक है HF, स्ट्रॉन्ग है HI। स्ट्रॉन्ग जो होता है ना उसमें बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और ये वीक एसिड है, मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं टूट रहा, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, ये देखो ये सारे मज़ीद और हिंट्स बता दिए आपको, ये मज़ीद और हिंट्स आपको बता दी। एक और एक चीज़ ये है कि जहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना बेटा, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये वीक एसिड है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अभी आपने देखा भी था, HI का कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो 4 छोटे छोटे आएंगे, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी आपके पास। तो 12 का आंसर कौन हो गया, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। HI इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl और HF। नायलॉन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बुक की लाइन है, नायलॉन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, नायलॉन जो होता है वो होता है आपके पास पॉलिस्टर। ठीक है, नायलॉन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पॉलिस्टर। तो 13 का आंसर क्या हो गया बेटा, नायलॉन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन सी पॉलिस्टर। पॉली ईस्टर बोलते हैं उसको हम, पॉली ईस्टर। सक्रोज इज मेड फ्रॉम, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप लोगों को बोला था बेटा, जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, जो आपके पास स्पेशली जो डाइसैकेराइड्स हैं, माल्टोज है, सक्रोज है, लैक्टोज है, वो किससे मिल करके बन रहा है, वो बस देख लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो सक्रोज इज मेड फ्रॉम, सक्रोज किससे मिल करके बनता है, GFS होता है, GFS। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सक्रोज बनाते हैं, GFS। सही है, sucrose is made from glucose and fructose, so option B। ये वाले भाई ये कर लो, ये कर लो। सही है, दोनों ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनेगा। सक्रोज कब बनेगा, सक्रोज उस वक्त बनेगा जब आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, और कौन सा, अल्फा और बीटा। इधर कौन सा, अल्फा बीटा ग्लूकोज मिलेंगे तो माल्टोज बनेगा, और इधर लैक्टोज का बनेगा बीटा बीटा फॉर्म। ठीक है, बीटा फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज, और यहाँ पर आपके पास जो है ना बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नहीं स्ट्रक्चर नहीं आएगा तुम लोगों से।
एक चीज़ मैं बोली थी यहाँ रिवर्स कर लेने के लिए कि ये जो है ना H नीचे रहेगा और यहाँ OH ऊपर आएगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 के लिहाज से डिफरेंस होता है। कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज का H ऊपर होता है, OH नीचे, और यहाँ पर कार्बन नंबर 4 का OH ऊपर होता है, H नीचे होता है। 14 का आंसर क्या हो गया बेटा? सुक्रोज इज मेड फ्रॉम ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सक्रोज बनेगा। G स्टैंड फॉर ग्लूकोज, F स्टैंड फॉर फ्रक्टोज, S स्टैंड फॉर सुक्रोज। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू इट्स फ्लो इज कॉल्ड। ऑब्वियसली सी बात है, डेफिनेशन है ये किसकी? विस्कोसिटी की, इंटरनल। और ये चल करके बहुत आगे बार बार अगेन एंड अगेन पास्ट स्टेज में अभी आगे बार बार रिपीट होगा। 2018 में है, 17 में भी है, 20 में भी आया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू इट्स फ्लो इज कॉल्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस जब लिक्विड लेयर में फ्लो करती है तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो 15 का आंसर क्या हो गया भाई? ऑप्शन बी विस्कोसिटी। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, अगेन 2005 में भी पूछा था और बोला था एलॉय का टॉपिक कर लो, और एलॉय में कौन सा एलिमेंट किसकी परसेंटेज ज़्यादा है ये भी कर लो। तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस हैविंग स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे वाले नाइट्रोजन के एटम के साथ मिलता है 3 बॉन्ड्स की मदद से, तब जा करके N2 फॉर्म होता है। सही है, तो 17 का आंसर हो गया आपके पास। नाइट्रोजन जो है वो आपस में कनेक्ट होगा कितने बॉन्ड की मदद से? ट्रिपल बॉन्ड की मदद से, ऑप्शन सी। अगर यहाँ ऑक्सीजन पूछता तो वो 2 बॉन्ड की मदद से कनेक्ट होता है और O2 बनाता है। ठीक है, उसके बाद बॉयल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ आर रिलेटेड विद। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ली शैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड, डाल्टन्स की थ्योरी से, डी ब्रॉगली लॉ से, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। ऑब्वियसली दोनों आपके पास आइडियल गैस लॉज है और दोनों आइडियल गैस लॉज को हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ आर रिलेटेड विद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 19, ओर ऑफ अल्मोनियम इज बॉक्साइट, चल्कोसाइट, आयरन। भाई चल्कोसाइट और आयरन ओर ऑफ अल्मोनियम नहीं है, बॉक्साइट है जिसका फार्मूला होता है Al2O3, और ये अल्मोनियम का ओर है। ठीक है, तो अल्मोनियम का ओर कौन सा है? बॉक्साइट है, ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया। ठीक है, सम सॉलिड्स डायरेक्टली वेपोराइज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। ये अगेन 2005 में पूछा कि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पास, बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए हुए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन क्या होता है? यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में जो प्रोसेस होगा इनकी कन्वर्जन का और इनका अपोजिट। ये 6 डेफिनेशन है टोटल, उन 6 डेफिनेशन को कर लीजिए, उसमें से एक नंबर आपका ज़रूर बनेगा। सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, क्या बोलते हैं? लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, क्या बोलते हैं? गैस कन्वर्ट होती है सॉलिड में, क्या बोलते हैं? और उल्टा, सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होगा, गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे? ये 6 डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एक नंबर आपका निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। तो 20 का आंसर क्या हो गया? 20 का आंसर हो गया सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू लिक्विड, गैसियस फेज विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। और कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज रोटन एग लाइक स्मेल? अगेन 2005 में भी पूछा। रोटन एग लाइक स्मेल किसकी होती है? H2S गैस की, और ये कलरलेस होता है। क्लोरीन गैस की बात मैंने बताई थी, जो पंजेंट स्मेल होती है उसका ग्रीनिश येलो या ग्रीनिश कलर होता है उसका। तो 21 का आंसर क्या हो गया? H2S गैस, जिसकी रोटन एग लाइक स्मेल होती है, कलरलेस होता है, ये ऑप्शन सी। द बॉन्ड विद द हायर बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज ऑफ डैश बॉन्ड लेंथ। अभी बताया थोड़ी देर पहले, कॉन्सेप्ट दिया कि बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। यहाँ यही पूछा है। द बॉन्ड्स विद हायर बॉन्ड एनर्जी, जिनकी हायर बॉन्ड एनर्जी है, हैव डैश बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ऐसे बॉन्ड जिनकी हायर बॉन्ड एनर्जीज है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? शॉर्टर। तो ऑप्शन 22 का कौन सा दुरुस्त हो गया? ऑप्शन बी। जिसकी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तो बॉन्ड एनर्जी उसकी ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कन्फर्म्स। कैथोड रेज खुद ही बोल रहा है, कैथोड रेज, कैथोड से निकलने वाली रेस। तो कैथोड से निकलने वाली रेस का नाम स्टोनी ने दिया था कि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 23 का आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेस का नाम देने वाला साइंटिस्ट था स्टोनी, ये नाम याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट,
24 ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सही है। यू शेप परफोरेटेड, नेल्सन सेल पड़ा है, वहाँ पर ब्राइन जो हमने लिया था वहाँ पर हमने सोडियम मेटल नहीं लिया था, डाउन प्रोसेस में सोडियम मेटल पिघली हुई शक्ल में लिया था, तो कैथोड पर सोडियम मेटल मिल रहा था। और ब्राइन जब हमने लिया था मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि हमने नेल्सन सेल में लिया था, वहाँ पर हमारे पास कैथोड पर NaOH मिल रहा था। लेकिन NaOH उस वक्त बन रहा था जब हम क्या कर रहे थे, जब हम कर रहे थे बेटा वाटर से जब सोडियम मेटल रिएक्ट कर रहा था। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन द प्रोडक्ट एट कैथोड इज, कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब लाओ दिखाऊं, बुक दो, क्या करें, बुक बैग में रख दी। डाउन प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड है। ये है ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस, नेल्सन सेल के अंदर कर रहे होते हैं ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये रहा नेल्सन सेल में हम कर रहे होते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। एनोड पर क्लोरीन गैस मिलती है और कैथोड पर हमारे पास NaOH मिलता है, और कैथोड पर हमारे पास एक और एक गैस मिल रही होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं होना, कैथोड पर सोडियम पर टिक नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ब्राइन सॉल्यूशन, तो ब्राइन सॉल्यूशन का मकसद है एक्वस फॉर्म में आपने NaCl लिया है। अगर यहाँ NaOH बोलता तो हम ठीक कर देते, ठीक है। लेकिन कैथोड पर जब आप ब्राइन सॉल्यूशन लेते हो तो एक और एक गैस भी प्रोड्यूस होती है NaOH के साथ जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस वाला ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा कि आप जब ब्राइन लोगे मतलब एक्वस NaCl का सॉल्यूशन लोगे और इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो कैथोड पर कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन बी का आंसर क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। सॉरी 24 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द यूनिट इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय, तो भाई जो रेट होता है आपके पास वो किसके बराबर होता है, मोल पर DMQ डॉट सेकेंड इनवर्स के, सही है, मोल पर DMQ डॉट सेकेंड के, ठीक है। ये यूनिट होती है मोल पर DMQ डॉट सेकेंड। तो मोल पर DMQ डॉट सेकेंड, मोल पर DMQ डॉट सेकेंड, मोल पर DMQ डॉट सेकेंड, तो ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया। 25 का मैं कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मोल पर DMQ डॉट सेकेंड। इसको और मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोलर डॉट सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ाते हुए बताया कि बेटा यूनिट और कैसे कैसे बन सकती है आपके पास, या फिर मोल डॉट DM-3 डॉट सेकेंड इनवर्स, ये तीनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यूनिट करके जाना है, कॉन्स्टेंट्स की भी और रेट की भी हो जाएगा सवाल। तो 25 का ऑप्शन कौन सा हो गया दुरुस्त, ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया। तो इस तरह से बेटा हमने कर लिया 2006 NED पास पेपर। आई होप सो कि कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर न्यू मेंबर्स हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ जो लोग इस साल NED के पेपर देने जा रहे हैं, ताकि वो भी इस हिंट्स वगैरह से आइडिया ले सकें। अब जिसने ये वाली हिंट ली है देखना 2007 के पेपर में आपके कितने काम आएगी, अगर 2005 की आपने हिंट और 2006 की अगर आपने हिंट याद रखी है तो। थैंक्स अ लॉट बच्चों, अल्लाह हाफिज़।